मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सपर्ट गाइडेंस कोचिंग के है ना, जो साइंस की सीरीज चल रही थी उसमें आप सभी लोगों का वेलकम। आइए देखते हैं आज हम लोग जो अपना टॉपिक हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें आज हम लोग परावैद्युत स्थिरांक की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझेंगे और किस तरीके से है ना इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे रिलेटेड फार्मूला जो भी आता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं है ना। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया कि कांच का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, वाटर का कितना होता है, एयर का कितना होता है, वैक्यूम का कितना होता है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। वो तो खैर याद करने वाली चीज़ें हैं है ना। कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। ठीक, देखिए कल जैसे हमने पढ़ा था परमेबिलिटी जो हमारा था है ना, विद्युतशीलता। तो हमने पढ़ा ना फ्री स्पेस की विद्युतशीलता यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। तो कहने का मतलब है कि निर्वात का मतलब क्या, कि जहाँ पर वो दो आवेश जो रखे हुए हैं आपके है ना, ठीक, मान लीजिए आपका आवेश है Q1 और ये आपका आवेश है Q2। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वैक्यूम। जब कुछ नहीं तो वैक्यूम है। तो इसका मतलब क्या, हम इसको मीडियम में भी रख सकते हैं। और जब हम इसे मीडियम में रखें, किसी माध्यम में रखे थे, अगर वाटर के अंदर रख दें, कांच के अंदर रख दें, एयर में रख दें, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई चेंज आएगा। तभी तो कहा जा रहा है कि भाई ये निर्वात की है, इसका मतलब निर्वात का कुछ फिक्स है। तो इसका मतलब जब माध्यम आप बदलेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा है ना। तो उसी के रेफरेंस में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मान लीजिए दो आपके आवेश हैं है ना, जो एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं है ना। तो इनके बीच में यदि फ्री स्पेस है, निर्वात में है, ठीक है, यदि ये दोनों आवेश निर्वात में हो, निर्वात में होंगे तो क्या होगा सॉरी देखिएगा, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो ये आपने निकाल लिया इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यदि इनको हम क्या करें, किसी मीडियम में रखते हैं, ठीक है, लिखें यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो। माध्यम क्या, इससे मतलब नहीं कोई ना कोई मीडियम है ना, वैक्यूम नहीं है ना, फ्री स्पेस नहीं है। तब इनके बीच में यदि आकर्षण बल F ऑफ m हो तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई। तो देखिए बदलेगा क्या, न तो आवेश की क्वांटिटी बदलेगी, ना इनके बीच का डिस्टेंस बदलेगा। जो बदलेगा वो बदलेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम एप्सिलॉन से लिख लेते हैं। ठीक, नॉट हटा देते हैं है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की परमेबिलिटी यानी कि विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं है ना। इक्वेशन समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ समीकरण F अपॉन FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो देखिए ये सब तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे सब के सब, है ना। ठीक, यहाँ से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू 1/ε0 बटे 1/ε। ठीक, यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा ε/ε0। ठीक, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पर ε/ε0 इक्वल टू क्या होता है आपका की, है ना, ε/ε0, क्योंकि ε0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई के हो गई, है ना। तो यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे, इसलिए या यहाँ से आप लिख ले एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ से आपका आ गया एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम चाहें तो उसमें फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इसलिए एफ ऑफ एम इक्वल टू, देखिए क्या है 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह हम क्या रख सकते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इस वैल्यू को हमने कहाँ रखा, इसमें रखा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो आप इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एम इक्वल टू एफ अपॉन की। ठीक, एफ ऑफ एम इक्वल टू एफ अपॉन की। यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम के भीतर रखने पर जो बिंदुओं के बीच में लगने वाला बल है वह 1/k गुना क्या हो जाता है, घट जाता है ना। 1/k गुना क्या होता है, घट जाता है। आप समझिएगा इस चीज़ को। पहले आपका अट्रैक्शन फोर्स, जब इसको हमने फ्री स्पेस में रखा था, वैक्यूम में रखा था, तो क्या था, यफ था। ठीक, और जैसे ही हमने इसे कहाँ रख दिया, किसी मीडियम में रखा, तो क्या आ गया आपका एफ अपॉन के आ गया, है ना। यानी के गुना क्या हो गया, उसमें कमी हो गई, डिक्रीज हो गया, घट गया। यही आपको समझना था। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक, कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले एक बार फिर से आप देख लीजिए, दो आवेश थे, दोनों किस में रखे हुए थे, पहले बेटा वैक्यूम में रखे हुए थे, निर्वात में रखे हुए थे। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि जो आपके चार्ज हो किस नेचर के हैं, है ना। तो इनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स था 1/, कूलाम लॉ से हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर क्या था, दोनों आवेशों के मध्य यदि कोई मीडियम उपस्थित हो, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है ना, कांच, और या एयर हो, है ना, तो उसमें मान लीजिए क्या चेंज होगा। तो हमने कल भी आपको बताया था विद्युतशीलता में चेंज आता है। तो हमने इसको, अगर ये एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम का, तो इसको हमने एप्सिलॉन से लिख लिया। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन सॉरी, ये क्या है आपका विद्युतशीलता, इसको परमेबिलिटी भी बोलते हैं, है ना। ठीक, इंग्लिश में एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। चलिए ये हो गया आपका। अब इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये देखिए सब आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ से आपका क्या आ गया, एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, वैक्यूम की विद्युतशीलता क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो इस तरीके से इसको के बराबर आ जाता है। सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद नीचे आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, है ना। इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं रख करके। तो देखिए यहाँ हमने इसको जो डिराइव किया था, है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिला बेटा, किसी माध्यम के भीतर रखने पर, है ना, जब किसी आवेश को, जो आवेश फ्री स्पेस में था, जब हम उसे क्या किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं, तो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला जो बल होता है वह 1/k गुना घट जाता है। ठीक है, और यदि अब देखिए इस पर क्या है ना कि कई बार क्वेश्चन भी आए, सबका लेवल एग्जाम का अलग अलग होता है। रेगुलर के लिए तो आपने देखा डेरिवेशन हो गया आपका, जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक रेगुलर एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए, है ना। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, तो देखिए जैसे BHU का एंट्रेंस एग्जाम आएगा तो आपको देगा कि पहले वो क्या था, किस में था,
एयर में सॉरी वैक्यूम में रखा गया था, फिर हमने उसे क्या किया, एयर में रख दिया, तो अब फोर्स में तो उसमें रखा गया, मान लीजिए जैसे 32 कूलम का फोर्स लग रहा था, ठीक। अब फिर उसने उसे किस में रख दिया, चलिए कांच में रख दिया, तब कितना फोर्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा 32/4 यानी कि 8 कूलम का। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं ना, 2-2 लाइनें, तुरंत आपको उसमें 4 ऑप्शन होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो ये तरीका होता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। उसके बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा, है ना, किसका होता है, तो बहुत सारे नहीं याद करने, 4 जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया, ठीक, जो आपके सिलेबस में भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए सब कुछ आपका कवर होता चला जा रहा है ना। अगर आप रेगुलर एग्जाम कर रहे हैं तब भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, है ना। अब अगर हम डायरेक्ट आपको कोई लिख करके बता देते हैं तो चीज़ें आपको उतना अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है ना, कि क्या है। तो हमने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया और इस तरीके से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा वो भी बता दिया। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, करते चलिए, है ना। कल के लेक्चर में हम लोग जो चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और फिर हमेशा की तरह बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किसी भी क्लास के बच्चे हों सबको समझ में आएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। पूरी छुट्टियां चल रही हैं, आपको 15 से 20 मिनट का लेक्चर हो रहा है, वीडियो लेक्चर। इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके नोट भी करेंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास आपकी नहीं होगी, है ना। इतना आप समझ लीजिए। तो इसको आप करते चलिए सारी चीज़ों का। हाँ, अगर आप पूरे सीक्वेंस से, क्योंकि साइंस आप जानते हैं क्रमबद्ध सीक्वेंशियल स्टडी ही है ना। अगर पूरा प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो कहीं आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे, है ना, किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, किस प्रकार से चार्ज मूवमेंट होगा। और जैसे ही देखिए चार्ज का मूव हुआ, है ना, आवेश स्थानांतरित हुआ, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो क्या उत्पन्न होता है, धारा, यानी कि, और ये धारा कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जनरेशन, है ना। तो उसमें देखेंगे हम। और विद्युत धारा आप जानते हैं कितने प्रकार की आपकी होती है, 2 प्रकार की, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, है ना। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ठीक, दोनों के बारे में, दोनों का जनरेशन कैसे होता है, क्यों इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं, क्यों इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, क्या इनका ग्राफ बनता है, क्या पीरियड होता है, कौन टाइम के साथ पीरियड को चेंज करता है, हर एक चीज़ हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन सब कुछ होगा, देखिए विद्युत धारा की बेसिक परिभाषा होगी, उसका यूनिट होगा, सब कुछ, है ना। फिर इस चैप्टर में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो एकदम नया टॉपिक होगा, अब तक 10th और 11th के बच्चों के लिए 12th में आपको मिलता है। तो उसको भी हम लोग बहुत ही आसान, मतलब ईजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है रेगुलर। ये हमारा आइडिया है कि हम चीज़ों को कैसे समराइज करते हैं। थैंक यू।